हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स है जो आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अहमियत दे के ध्यान देना है। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का एक्टिविटी क्या है और वो बिजनेस कहाँ पे किया जा रहा है, ये सब बात को क्लियरली मेंशन करने होंगे। अगर आप में से कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो अगर आपका बिजनेस एंटिटी पार्टनरशिप नेचर का है तो आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करने होंगे। पार्टनरशिप डीड में जो आपका ट्रेड नेम मेंशन है वो ट्रेड नेम से ही आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ पार्टनरशिप डीड में जो एड्रेस और लाइन ऑफ एक्टिविटी बताया गया है आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम वो सारे चीज़ को एज इट इज़ मेंशन करने होंगे। इसलिए जब भी आप खुद से या कोई एडवोकेट से कोई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो आप इस बात को इंश्योर कर लीजिए कि उसमें सारा चीज़ को सही तरीके से मेंशन किया गया है, यानी कि कोई भी चीज़ छूटा नहीं गया है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट कौन से रेशियो में पार्टनर्स लोग एलोकेट कर लेंगे ये पहले से तय करना चाहिए। साथ साथ हर महीने की एंड में या हर महीने की शुरुआत में या हर महीने की बीचों बीच कौन पार्टनर्स कितना रेमुनरेशन उठाएंगे ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। साथ साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि रेमुनरेशन फिक्सअप करने का क्राइटेरिया क्या है। मान लेते हैं कि किसी महीना टोटल फर्म का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो है 2 लाख रुपए और उस फर्म में दोनों जन पार्टनर है तो 1 लाख रुपए करके दोनों जन उठा सकते हैं। पर अगर वहीं पे दोनों जन अगर ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि फर्म का जितना कलेक्शन होंगे उसमें 25% वो फर्म के अगला जो ग्रोथ है या अगला जो वेंचर है उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, बाकी का जो पैसा है वो दोनों पार्टनर ड्राइंग्स कर लेंगे, तो उस हिसाब से भी आपको पार्टनरशिप डीड बनाने होंगे। यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली रेमुनरेशन, सैलरी, प्रॉफिट, कैपिटल सारा चीज को क्लियरली मेंशन करने होंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। हर पार्टनर का रोल और वो पार्टनर कौन से डिपार्टमेंट को ओवरव्यू कर रहे हैं इस चीज को क्लियरली मेंशन करने होंगे। कई कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों पार्टनर एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं पर कोई पार्टनर परचेज डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, कोई पार्टनर मार्केटिंग को संभाल रहे हैं तो और कोई पार्टनर ह्यूमन रिसोर्स को संभाल रहे हैं। हर एक पार्टनर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं तो उस हिसाब से वो लोग अपना जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इस चीज को क्लियरली बता दे तो ही अच्छा है कि कौन सा पार्टनर का रोल क्या होंगे। कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो एंटिटी है उसका एक से ज्यादा ऑफिस है और हर ऑफिस का इंचार्ज अलग अलग पार्टनर है। उस सिचुएशन पे हर एक ब्रांच या हर एक कंसर्न का जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू को वो लोग कैसे एलोकेट कर लेंगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड बनाते हुए तय कर लेना होगा। अगला पॉइंट में आते हैं बैंकिंग ऑपरेशन। ये बहुत ही वाइटल है। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो बैंक अकाउंट खोला जाता है वो करंट अकाउंट होते हैं। वहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी के हिसाब से कोई एक पार्टनर भी साइन कर सकते हैं या सारे पार्टनर्स के बिहाफ में 2 पार्टनर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है जो 2 पार्टनर्स के जॉइंट सिग्नेचर से ही बैंक से पैसा उठाया उठाया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी पहले से क्लियरली स्पेल आउट कर दीजिए और यह भी पहले आप अपने डीड में बता दीजिए कि अगर कोई भी पार्टनर अपना सिंगल सिग्नेचर में फंड या पैसा उठा रहे हैं तो उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है वो भी आप अपने पार्टनरशिप डीड में पहले से तय कर लीजिए। अगला पॉइंट है अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में फॉल्सिफिकेशन के द्वारा उसमें कुछ धांधली किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हो सकता है कि एक फर्म में दोनों जन पार्टनर है और एक पार्टनर बिजनेस को देख रहे हैं और दूसरा पार्टनर जो है वो अकाउंटिंग को संभाल रहे हैं। अब जो बंदा अकाउंटिंग को संभाल रहे हैं
वो अक्सर फॉल्स बिल एंट्री कर देते हैं और उससे जो पैसा है वो अपने जेब में भर लेते हैं। इसलिए अकाउंटिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म बनाने से पहले इस चीज़ को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लीजिए कि फर्म का अकाउंटिंग कैसे होंगे, कौन करेंगे। अगर हो सके तो आप कोई एडवोकेट फर्म, टैक्स फर्म, लॉ फर्म के साथ टाई अप कर लीजिए और उन लोगों को अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी का जो काम है उसको आउटसोर्स कर दीजिए। अगला पॉइंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस चलता है तो कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि कोई नया पार्टनर का ज़रूरत महसूस हो जाए। तो पार्टनरशिप डीड में ये ओपन क्लॉज रहना चाहिए कि अगर सिचुएशन परमिट करे तो वो लोग नया पार्टनर को ज़रूर बिजनेस में शामिल कर सके। साथ में अगर वो लोग चाहे तो वो लोग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि नया पार्टनर को कितना रुपए कम से कम कैपिटल लेके बिजनेस में ज्वाइन करने होंगे। अगर फर्म का गुडविल है तो गुडविल का वैल्यूएशन करके जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो न्यू पार्टनर को लाने होंगे। ये सारा चीज़ पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेम तरीके से एक ऑनगोइंग पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट कर जाते हैं या उनका अचानक डेथ हो जाता है तो सिचुएशन में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब तक वो पार्टनरशिप में नया पार्टनर ज्वाइन नहीं करते या तो फिर पुराना जितने पार्टनर है वो पार्टनर फिर से उसको रिवाइव नहीं करते, तब तक वो पार्टनरशिप बिजनेस कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर नहीं सकते। तो इस चीज़ को भी पहले से क्लियरली स्पेल आउट करने होंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, रिटायरमेंट और डेथ के केस में फर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस एलोकेशन। ये बहुत ही अहम है क्योंकि खर्चा जो है, खर्चा में धांधली करके बहुत समय ऐसा देखा गया है कि पार्टनर्स लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं। हम जानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोगों का मैक्सिमम रेमुनरेशन उठाने का एक सीलिंग लिमिट है। पर अगर पार्टनर्स लोग दोनों या तीनों जन म्यूचुअली एग्रीमेंट कर ले और फॉल्स बिलेंटी दे के पैसे उठा के एलोकेट कर ले, उस केस में ये जो फ्यूचर है पार्टनरशिप फर्म का वो कोई भी लीगल लिटिगेशन को फेस कर सकता है। इसलिए एक्सपेंसेस एलोकेशन को बहुत सही तरीके से करने होंगे। वाउचिंग वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और हर एक चीज़ का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चेक करने होंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, दोनों जन या तीनों जन जब एक बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत से टाइम ऐसे होंगे कि किसी एक टॉपिक पे हो सकता है कि सहमत ना हो। उस केस में फर्म को डिसीजन लेने होंगे कि वो लोग इस डिसीजन को टेक ओवर करेंगे या उसको छोड़ देंगे। इसलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म पहले से क्लियरली स्पेल आउट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इशू अगर पार्टनर्स के सामने आते हैं तो उसमें मेजोरिटी पार्टनर अगर उसमें अप्रूवल दे देते हैं, उस केस में वो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये सारे प्रोविजन आपको पार्टनरशिप डीड बनाते हुए आपको इंसर्ट करने होंगे। फाइनली लीगल कंप्लायंस के बारे में भी आपको सोचने होंगे। आप जब पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनाने होंगे। आप चाहे तो उस पर कुछ नया क्लॉज डाल सकते हैं, पर वो कभी भी पार्टनरशिप एक्ट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाने में सक्षम हुआ हूँ कि कैसे एक पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है और अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सा चीज़ है जहाँ पे आपको स्पेशल ध्यान देने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।